वालेकुम, दिस इज मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में मशरक़ वस्ती में अब 25 जून 2026 थर्सडे का दिन जो है उसका दूसरा हिस्सा चल रहा है। इंटरनेशनली स्पीकिंग, अगर आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस वक्त दुनिया भर की जो सबसे बड़ी खबर है, जिस तो दुनिया की तमाम खबर ऐसा एजेंसी थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसका अपडेट फ्लैश कर रही हैं, वो ये है कि लातीनी अमेरिका में, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ फासले में जो बदनसीब मुल्क है वेनेजुएला, वहाँ पर जल्जले के जो खौफनाक झटके आए वेडनेसडे की रात को, शाम को 6 बजे के बाद, उसके नतीजे में इस वक्त खतरा महसूस किया जा रहा है कि तकरीबन हज़ारों लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। अभी तक उनकी डेथ कंफर्म नहीं हुई। वेनेजुएला की हुकूमत ने ऑफिशियली तौर पे तो गलबन 163 या 162 डेथ जो हैं वो कंफर्म की हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का एस्टिमेट ये है कि कम से कम भी डेथ टॉल 10,000 तक, खतरा महसूस है कि 10,000 तक डेथ टॉल चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी है, ह्यूमन कैटास्ट्रोफी है, और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने इस हवाले से तमाम तर मदद और इमदाद जो है उसे मोबिलाइज करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। याद रहे कि कल शाम को जो रात ख़त्म हो गई, वेडनेसडे का जो दिन था, कैराकस से तकरीबन 100 मील उसके वेस्ट में दो दफ़ा झटके आए, यके बाद दीगरे। पहला झटका 6 बज के कुछ मिनट पे, उसके थोड़ी देर के बाद दूसरा झटका। रिक्टर स्केल पे वैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगता, 7.5, लेकिन डेप्थ उसकी ऐसी थी, लोकेशन कुछ उसकी ऐसी थी कि बहुत बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर गई हैं, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी जो है वो डेवलप कर गई। अब इसके हवाला एक अजीब सी बात यह है, यूरोप के अंदर जहां हम तवक्को करते हैं कि वहां पर तो बहुत हर किस्म की सहूलत है, फैसिलिटी है, जन्नत है। यूरोप यूरोप में भी वो जो जन्नत है, वहां पर एक ऐसी खौफनाक किस्म की हीट वेव आई हुई है पूरे यूरोप में, जिसके नतीजे में बेतहाशा डेथ्स हो रही हैं। सिर्फ स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कंफर्म किया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में हीट वेव के नतीजे में 220 लोग जो हैं वो स्पेन में हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में ये सूरत हाल है कि मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी है कि लोग हीट वेव से भी मर रहे हैं, और वो हीट वेव के बाद जो लोग हीट से बचने के लिए पानी में छलांग लगा रहे हैं, वो हर किस्म के अनसुपरवाइज पानी में, नदियों में, नहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर छलांगे लगा रहे हैं, और उससे भी उनकी डेथ हो रही है। और पेरिस के गिरदोनवा में 40 से ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो सिर्फ पानी में मुख्तलिफ छलांगे लगाने के नतीजे में, जो लोग हीट से एस्केप करना चाहते हैं, वहाँ वो छलांगे लगाने से उनकी डेथ हो गई। अगर यूरोप में हीट वेव से डेथ्स हो रही हैं, तो नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो अलबत्ता वाशिंगटन में पाए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, जहाँ वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ भी जोड़ रहे थे, नाक भी रगड़ रहे थे, माफिया भी मांग रहे थे, अजीब अजीब किस्म के करतब कर रहे थे। उसकी मैं तफसीलात आपसे फिर आगे चल के शेयर करता हूँ। पहले पाकिस्तान में देख लें। पाकिस्तान में वैसे तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम सोशल मीडिया की हद तक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो घपला किया गया, जो करप्शन की गई है, जो वहाँ से उसका गंद बला सामने आया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। और बहुत ज़्यादा बहस इस चीज़ के हवाले से भी हो रही है कि ख्वाजा आसिफ जो अक्सर जहनी हैजान का शिकार रहते हैं, या कोई दवाई ऐसी पीते हैं जिससे उनके जहन पे असर हो जाता है, तो ख्वाजा साहब ने कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के लोगों के हवाले से जिस किस्म के कमेंट्स दिए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। मेरा ख्याल है नेशनल असम्बली में उस पर डिबेट हुई। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की जो अपने दोस्त यार है मीडिया में, अफसार आलम साहब, उनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी पिछले वीलॉग के अंदर, और मेरा वीलॉग सारा कुचल दिया गया बिकॉज उसका थंबनेल जो है वो खासा मज़ाहिया सा था, और पाकिस्तान के फरिश्तों को मेरी वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई जो मैंने जन आसिम मुनीर साहब के हवाले से कही थी, और मैंने उनका जो थंबनेल बनाया था वो थोड़ा सा ज़्यादा उनको बुरा लगा है, तो वो वीलॉग तो उन्होंने बिल्कुल कुचल दिया है। लेकिन उस वीलॉग के अंदर मैंने अफसार आलम साहब का भी आपको एक टुकड़ा सुनाया था, जो बरतानवी पाकिस्तानियों के हवाले से, गुस्सा उनको कश्मीरियों पे था, लेकिन उन्होंने सारे ही बरतानवी पाकिस्तानियों को रगड़ दिया, उन पर हर किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जो बिल्कुल एक रेस की नस्ल के थे, जो सफ़ेद इंतहा पसंद और वाइट सुप्रमिस्ट जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं बढ़ा चढ़ा के, अफसार आलम साहब भी ऐसे ही ज़ुबान में ऐसे ही इल्ज़ामात लगा रहे थे। मैं आपको बहुत वसूख सी बात बता सकता हूँ, जिन दोनों में पाकिस्तान हुआ करता था, अफसार आलम साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की भी बड़ी दोस्ती थी। ये दोनों वहाँ पे वो जो F6 के करीब एक मार्केट है, पता नहीं वो क्या उसकी स्ट्रीट 3 की मार्केट है, ये स्ट्रीट 1 की जो मार्केट है, जो बड़ी एक नीश किस्म की मार्केट है, डिप्लोमेटिक एरिया के बहुत लोग वहाँ पे आते हैं। F6 की सुपर मार्केट से ऊपर आप चले जाएं तो एक मार्केट है, वहाँ पे ये दोनों अक्सर बैठे हुए पाए जाते थे। इनकी बड़ी दोस्ती है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि अफसार आलम साहब का सारा जो कैरियर है वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब की, उनके जो पूरा ख़ानदान है और उनके जो छोटे मोटे हैं उनकी खिदमत करके ही अफसार आलम साहब ने अपना सहाफ़त का कारोबार बनाया, वरना इनको अब तक तमाम टेलीविज़न चैनल फारग कर चुके होते। रेटिंग वेटिंग तो इनकी कभी आई नहीं, प्रोग्राम तो इनका कभी किसी ने देखा नहीं, एनालिसिस तो ये कर नहीं सकते थे बेचारे। तो लेकिन जो कुछ इन्होंने अल्फाज और जुमले, जिस टोन एंड टेनर में इन्होंने पाकिस्तानी बरतानवी पॉपुलेशन जो है उसको रगड़ा है,
जिसके हमेशा जो है नवाज शरीफ साहब मरहूम मिन्नत रहे हैं, उनसे अपनी खिदमतें करवाते रहे हैं, खाने खाते रहे हैं, पावे उनके खाते रहे हैं, सिरी पाए खाते रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब की भी ज़ुबान जो है और अफसार आलम साहब की ज़ुबान जो है और उनका जो इखलाक और उनकी तहजीब है वो बिल्कुल बराबर है। तो पाकिस्तान में उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रही। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने चीज़ देखी, और मैंने पहले एक सरकारी किस्म के जो एंकर पर्सन है, जिनके यूट्यूब को बढ़ावा देने के लिए और उसकी व्यूअरशिप में इजाफा करने के लिए मई 2025 से पाकिस्तान के इदारे बेतहाशा खर्चा करते रहे हैं। उसी ज़माने में कोई $1,00,000 खर्च कर दिया था, उसके बाद भी पता नहीं बहुत खर्चा करते रहे हैं, उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जहाँ हमें रगड़ते हैं एल्गोरिथमिक सप्रेशन से, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। वो देख रहा था मैं। वैसे तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में कई लोगों ने ये डिस्कस किया है कि हिंदुस्तान का एक त्यारा जो है वो पुरसरार तरीके से पाकिस्तान की फ़ज़ा में आ चुका था और फिर खप पड़ गई थी, ये था वो था। लेकिन ये जो साहब हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन पे सरकार की बहुत यानी उनके ऊपर अनायत है, उनके ऊपर खर्चा भी करते हैं, उन्होंने दरम्यान में ये भी शोशा छोड़ा कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी बड़े अहकाम दे दिए गए थे इस त्यारे के हवाले से, और बड़े ऑर्डर्स इशू हो चुके थे कि इस त्यारे को कैसे डील करना है। और भी लोगों ने इसका जिक्र किया है। असल मामला क्या था? असल मामला ये था कि ये जो हिंदुस्तानी त्यारा है जिसका इतना जिक्र किया गया है, ये एक एयरबस है कमर्शियल, मेरा ख्याल है इंडियन एयरलाइंस की है, जो भी उनकी कमर्शियल एयरलाइंस है। और A479 ये था, इसकी फ़्लाइट नंबर था। ये दिल्ली से अमृतसर की तरफ आने वाली एक फ़्लाइट थी। अमृतसर के एयरपोर्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम था, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट था, क्या चक्कर था, इस जहाज़ को कहा गया कि आप सर्कल करें। जब जहाज़ सर्कल करता है तो ज़ाहिर सर्कल उसका बड़ा वाइड होता है, वो गाड़ी तो होती नहीं है, मतलब ख्वाजा आसिफ साहब की स्टाइल की, कि नीचे से वो फिर रहे होते हैं अपनी एसयूवी के अंदर। तो त्यारे का सर्कल बड़ा होता है, वो चंद मिनट के लिए, चंद मिनट और चंद सेकंड के लिए वो पाकिस्तान की हदूद में भी आया। लेकिन त्यारे ने और अमृतसर के कंट्रोल टावर ने लाहौर के और पाकिस्तान का जो कंट्रोल टावर ATC होता है उसको आगाह कर दिया हुआ था। सो दोनों हुकूमतों के, दोनों मुल्कों के जो रेलेवेंट टेक्निकल प्रोफेशनल अथॉरिटीज़ हैं वो इससे इन टच थी कि ये एक सिविलियन एयरबस है जो कि पाकिस्तान की फ़ज़ा में आ चुकी है। हिंदुस्तान के अखबारात से पता चलता है कि बहरहाल इसको पायलट की नेग्लिजेंस समझा गया है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, उसके खिलाफ एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है कि उससे इस किस्म की नेग्लिजेंस क्यों हुई, वो अपने सर्कल को इंडिया की एयर स्पेस में लिमिट क्यों नहीं कर सका। हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम ही बड़े अखबारात ने इसका जिक्र किया, बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया। वहाँ से अलबत्ता एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चलती है कि ये नॉर्मल रूटीन है वाघा और लाहौर के दरमियान में। सिर्फ जून ही के इस टाइम जो महीना गुजरा है, इसमें जून 10-12 के दरमियान में या जून 10 और 20 तारीख के दरमियान में 2 दफ़ा पाकिस्तान के कमर्शियल त्यारे जो हैं वो भी हिंदुस्तान की फ़ज़ा में रहे। वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल टावर ने इंडिया को बता दिया हुआ था। ये पाकिस्तान से दुबई बाउंड फ़्लाइट्स थी, जो कोई वेदर इफेक्ट था या कोई और वजह थी जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान की फ़ज़ा में चले गए। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, यानी उनके भी रेलिवेंट प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स को पता था, पाकिस्तान के भी रेलिवेंट प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स को पता था। लेकिन अंग्रेज़ ऐसी आग लगा के गया ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान में कि जो टोटल नॉन इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे इश्यूज़ बन जाते हैं। जो असल इश्यूज़ हैं वो इन अंधों कारणों को जो है वो नज़र नहीं आते कि असल असल इश्यूज़ क्या है सोचने वाले। फिर उसे एक और सरकारी एंकर है, ये वो वाले सरकारी एंकर नहीं, दूसरे वाले सरकारी एंकर, एक और सरकारी एंकर है, उनको उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगा, धचका लगा, उनका चेहरे के हालात देखने वाले थे, जब उनसे एमएल वली खान ने बहुत ही मासूमियत से ये कहा कि उन्होंने तमाम हालात, वाक़यात और एविडेंस को देख के ये नतीजा निकाला है कि मई 9 2023 बेसिकली सरकार का किया धरा था, और ये सारा का सारा एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्लान था, और जिसमें मकसद ये था कि पीटीआई को रगड़ना है और पीटीआई को इसमें फंसाना है। और वो बड़े हैरान हुए एंकर, उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछ के इसको थोड़ा सा, इसके असर को ज़ायल करने की कोशिश की। लेकिन एमएल वली खान जब कभी कभी सच बोलते हैं 6 महीने 9 महीने के बाद, तो बड़े क्यूट लगते हैं। तो एमएल वली खान बड़े क्यूट लग रहे थे उस इंटरव्यू के अंदर। लेकिन मैं देख रहा था कि ये एंकर जो है वो एमएल वली खान की बात सुन के तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन इनको कोई परेशानी नहीं हो रही कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है। आज कितने दिन गुजर चुके, जो मामला कहीं 5 जून को शुरू हुआ था, अब मेरा ख्याल है 25 जून, 20 दिन गुजरने के बाद भी रावला कोर्ट के गिरदोनवा में, पहली बात तो यह है कि सियासी एतबार से, जज्बाती एतबार से, ह्यूमन लेवल पे आज़ाद कश्मीर इस वक्त एक इंजर्ड, एक ज़ख्मी रीजन है, जिसकी की पूरी जो 50 लाख, 45-50 लाख की आबादी है, वो जहनी हैजान का शिकार है। वहाँ पे लोग अपने आप को ज़ख्मी महसूस करते हैं। उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी, उनका नाज था, उनके जहन में ये था कि हम तो बड़े एक स्पेशल एरिया में रहते हैं, हम तो आज़ाद कश्मीरी हैं, पाकिस्तान तो हमारा मुहाफ़िज़ है। वो सारा उनका जो ख्वाब था उसको झटका लगा है। उनके ख्वाब
और उनका गरूर जो है वो चकनाचूर हो गया। और उनकी जो फीलिंग है इंजरी की, वो सिर्फ इस वक्त कोई आज़ाद कश्मीर के 5,000 स्क्वायर मील के अंदर नहीं है, बल्कि वो बरतानिया के हर शहर के अंदर पाई जाती है, वो अमेरिका में पाई जाती है, वो मशरक़ वस्ती के अंदर पाई जाती है। तो एक तो वो सेंस ऑफ लॉस, एक सेंस ऑफ इंजरी तो उनका एग्जिस्ट करता ही। लेकिन रावला कोट के गिरदो नवा में अभी भी हज़ारों प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं और पाकिस्तान के पैरा मिलिट्रीज जो हैं, वो आज़ाद कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर टारगेटेड अरेस्ट कर रहे हैं। जैसे एक दिन पहले, 2 दिन पहले अहमद फरहाद साहब को अरेस्ट कर लिया गया। बेचारा शायर आदमी है, जिसका असल कसूर ही है कि उसने वो शेर बोला था, वर्सेस उसके थे कि जो सोचता है उसे उठा लो। तो उनको भी उठाया गया, लेकिन उनको ही नहीं खाली उठाया गया, सैकड़ों लोगों को उनके घरों से, उनके बिजनेसेस से, मुख्तलिफ जगहों से उनको उठाया जा रहा है। और एक रेन ऑफ टेरर जो है वो आज़ाद कश्मीर में जारी है। लेकिन हराम है कि ये पाकिस्तान के, जिनको हिंदुस्तान का त्यारा नज़र आया है, इनको रोज़ ख्याल आया कि ये आज़ाद कश्मीर के ऊपर कोई कमेंट कर सकें। एक कंप्लीट न्यूज़ ब्लैकआउट है। बहुत कम वहाँ से कोई फुटेज और तस्वीरें या वहाँ से कोई वीडियोज़ जो हैं वो इशू होती हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। और इस सारी सियासी सूरत हाल के दरमियान में वहाँ पर अब फूड क्राइसिस जो है ना, अशिया खुर्दोनोश का भी एक क्राइसिस खड़ा हो रहा है, उसकी भी एक कमी जो है वो महसूस की जा रही है। हालांकि रास्ते वगैरह जो हैं वो खुले। मैं सोच रहा था कि उन लोगों को, आप में से जो बहुत बड़ी तादाद में लोग पहले मेरी जान के पीछे पड़े रहते थे, मैं आपको याद करवाऊँ कि आप में से वो जो लोग बड़ी मासूमियत से कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में तकरीर करते हुए कहा था कि इधर हम उधर तुम, तो उसके नतीजे में ब्लैक फॉरेस्ट के केक की तरह, जिस तरह किसी बेकरी का केक होता है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अगर भुट्टो वो जुमले ना बोलता उस वक्त, इधर हम उधर तुम, तो फिर शायद पाकिस्तान सलामत रहता, वो शेख मुजीब को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना लेता, चीज़ें हंकी डोरी हो जाती, बंगाली उस वक्त जो है अददी बरतरी में थे, उनको हुकूमत मिल जाती, पाकिस्तान बच जाता। इससे ज़्यादा स्टूपिड और रिडिकुलस जो पोजीशन है जो आपको बेची गई थी, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना कोई बात हो नहीं सकती थी। लेकिन आपने अपने दिल में इस बात को बिठा लिया। आपको कभी समझ ही नहीं आया कि ये एक घटिया, क्रूड लेवल का प्रोपेगेंडा था, जो इंसानी जहन और लॉजिक के मनफी था। इसमें कोई सेंस नहीं थी, इसका कोई सर पैर नहीं था, जो आपने 50 साल से अपने जहन में बात बिठाई हुई। अब देखिए इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है। कौमें और मुल्क और रियासतें किसी सियासतदान के कहने से और जंगों से भी नहीं टूटती। कौमें और मुल्क और रियासतें और ह्यूमन माशरे टूटते हैं दहाइयों के अब्यूज़ से। जब आप जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, आप नफ़रतें पैदा करते हैं, जब सियासी मसाइल को सियासी तौर पे हल करने की आपके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती आपकी एलीट के पास, जब आप हर पॉलिटिकल इशू को एक लॉ एंड ऑर्डर इशू में कन्वर्ट कर देते हैं, जब आप सहाफ़ियों को दहशत गर्दों में कन्वर्ट कर देते हैं, जब आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को एंटी स्टेट बना देते हैं, जब आप एहतजाज करने वाली महारंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं, जब आज़ाद कश्मीर के सियासी मसले को आप एक लॉ एंड ऑर्डर, उसको एक कॉन्स्पिरेसी की शक्ल अख्तियार कर देते हैं, जब एहतजाज करने वालों के घरों से आप हिंदुस्तान का असला और हिंदुस्तान की करेंसी ढूंढने लग जाते हैं, तो फिर कौमों के दरमियान में, उनके दिलों के दरमियान में दरारें पड़ जाती हैं। और दहाइयों के बाद वो दरारें फटती हैं। और मैंने कई दफ़ा आपको ये बात कही, आपको याद होगी कि बेचारा याहिया खान जो था, उसका असल कसूर यह था, ठीक है शराब पीता था बेचारा, औरतों में बहुत इंटरेस्टेड था, गाने सुनता था, मतलब प्रोमिस्कुस था, वुमनाइजर था, लेकिन वो असल कसूरवार नहीं था। उसमें कैपेसिटी नहीं थी उसकी और उसकी टीम में। बिकॉज अयूब खान ने 1955 से लेके 1969 तक, जो उसके 14-15 साल थे, उसमें ऐसा क्राइसिस खड़ा कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में। इतनी नफ़रतें, इतनी बदगुमानी, इतना मिसट्रस्ट पैदा कर दिया हुआ था कि याहिया खान के पास कोई उसका हल नहीं था। याहिया खान के पास गाली याहिया खान को पड़ी, बुरा याहिया खान हुआ, असल कसूरवार याहिया खान नहीं था। याहिया खान को समझ नहीं आई कि उस क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है। और अगर याहिया खान इतना कसूरवार नहीं था, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतना कसूरवार क्या था उसका। अब जो सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी हुई है फाटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर में, इस फसल को किसी बदनसीब ने आके काट रहा है। खुदा बेहतर जानता है जब ये फसल काटने का टाइम आएगा, उस वक्त कौन रूलर होगा। वो हो सकता है कोई बेचारा इनकलाब फ्रांस के बादशाह की तरह, जो लुई द 14 या 16 था, वो बेचारा तो सूरत हाल ठीक करना चाह रहा था। बाद में क्राउड ऐसा बेकाबू हो गया कि उन्होंने उसी की गर्दन काट के गुलेटिन में चढ़ा के पाइक के ऊपर उसका सर जो है वो चढ़ा दिया था। आपको नहीं पता आज से 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद
क्या होगा, लेकिन नफरतों की जो फसल इन्होंने बोई है इस वक्त कश्मीर में, इसका रिजल्ट तो निकलना ही है। अपने आप को इतना मासूम तो ना समझें, लाहौर के एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के, ये पिंडी और लाहौर के दरमियान में ये गुजरांवाला गुजरात में बैठ के अपने आप को इतना मासूम ना समझें। जो फसल इन्होंने बोई है ये किसी ने अल्टीमेटली जो है वो काटनी होगी। अब मैं वापस आऊँ नेटो के सेक्रेटरी जनरल के पास कि वो मार्क रटे जो पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी रेपुटेशन ये है मार्क रटे की कि वो यूरोप में वाहिद स्टेट्समैन हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप को एक बच्चे की तरह खिलाना आता है, और वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज से, उनकी जज्बाती जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इमोशनल, उनसे वाकिफ़ हैं। वो इतने प्यार से बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े गौर से उनकी बात सुनते हैं। तो मार्क रटे जो हैं वो पहुंचे हुए हैं वाशिंगटन, और यहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अब से चंद घंटे पहले जो दिन ख़त्म हुआ उसमें उनको ब्रीफिंग दी है विद चार्ट्स एंड ग्राफिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। ऐसा लगता था कि वाइट हाउस में जहाँ वो हो रहा था, मेरा ख्याल रेजोल्यूट ऑफिस में जहाँ कहीं, वो वाइट हाउस नहीं लग रहा था, वैसा लगता था कोई यूनिवर्सिटी की क्लास है जिसपे मार्क रटे ने चार्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स और टेबल्स के जरिए अमेरिका के सदर को, और साथ उन्होंने अपना सेक्रेटरी वॉर जो है सेक्रेटरी डिफेंस पीट सेक हेडसेक को बिठाया हुआ था, और भी लोग थे, और उनको उन्होंने लेक्चर दिया कि प्रेसिडेंट ये आपकी वजह से है कि यूरोप ने अब अपने डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा करना शुरू कर दिया है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रेसिडेंट आइजनहावर के बाद से, जब से यूरोप पर सारा खर्चा अमेरिका कर रहा था, ये पहली दफ़ा है कि अब हमने $250 बिलियन का हमने सालाना खर्चा जो है वो यूरोप में डिफेंस का करना शुरू कर, सब ने मिलके, फ्रांस ने, जर्मनी ने, बरतानिया ने, सब लोगों ने करना शुरू कर दिया, और हम आपके विजन के बराबर बराबर जो है वो चल रहे हैं, और आप प्लीज़ नेटो से विड्रॉ ना करें। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने जहाँ सारी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ईरान से लेके वेनेजुएला तक, वहाँ उन्होंने यूरोपियंस के सर के ऊपर ये तलवार लटकाई हुई है कि मैं सारा का सारा नेटो का स्ट्रक्चर से विड्रॉ कर जाऊंगा, मैं जो उसमें मेरे सोल्जर्स हैं जर्मनी से मैं निकाल लूँगा, हर जगह से निकाल लूँगा, और फिर तुम लोगों को इसका सारा का सारा खर्चा जो है वो खुद से उठाना पड़ेगा। तो उनको उन्होंने एश्योर किया है कि आप परेशान ना हो, हम अब रिस्पॉन्सिबल हो गए, हम बड़े हो गए, हम खर्चा करें। इसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि जब यूरोपियंस अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को उस तरह से बढ़ा लेंगे जिस तरह से वो बढ़ाना नहीं चाहते थे, और डोनाल्ड ट्रंप उनको मजबूर कर दिया है, तो फिर एक यूरोपियन डिफेंस फोर्स भी बन जाएगी। जब उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो उनको फिर अमेरिका की इतनी ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और बिलवास्ता तौर पे यूरोप के थिएटर के अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस में और असर रसूख में कमी आने लग जाएगी। अभी एक और सिचुएशन को देख लें कि इस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट जो हैं मार्को रूबियो, वो मशरक़ वस्ती के 3 ममालिक के तूफ़ानी दौरे पे हैं। सबसे मैंने पहले भी जिक्र किया है इसके 2 व्लॉग्स में, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि उनकी कारस्तानी क्या है, वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे। मार्को रूबियो सबसे पहले तो पहुंचे थे मुत्तहिदा अरब इमारात, यूएई में। वहाँ उन्होंने अपनी मखसूस किस्म की स्टेटमेंट थी ईरान के हवाले से। फिर वो वहाँ से पहुँचे कुवैत, उसके बाद उन्होंने मतलब बहरीन नहीं, कुवैत पहुँचे, अब उन्होंने शायद बहरीन पहुँचना है, बहरीन पहुँचना है अब, जहाँ एक जीसीसी की मीटिंग भी हो रही। अब मार्को रूबियो और जेडी वैंस इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम के 2 लीडिंग मेंबर्स हैं। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं। बाय द वे जेडी वैंस की किताब के ऊपर मैंने एक इंग्लिश के अंदर एक रिकॉर्डिंग की है, बुक रिव्यू, बुक एनालिसिस की, जिसे मैं चंद घंटों में रिलीज़ करूंगा, पहले पैट्रियन के पेज के ऊपर, और उसके बाद फिर मैं उसको एक अर्ली रिलीज़ वहाँ करूंगा, उसके बाद फिर उसको मैं अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर रिलीज़ करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। आप में से जो लोग कम अज़ कम नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, आपके लिए बनता है कि आप वो किताब ज़रूर लें और उसको देखें, बिकॉज वो किताब बुनियादी तौर पर अमरीका की सियासत के हवाले से है, और वो अमरीका के आने वाले इलेक्शन के अंदर जिस किस्म की कशमकश है उसका आपको पता चलता है। अब 2 इस वक्त लीडिंग पर्सनालिटीज़ हैं, एक जेडी वैंस हैं जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, दूसरे मार्को रूबियो हैं रिपब्लिकन साइड से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। चूंकि जेडी वैंस को ईरान पीस एग्रीमेंट का आर्किटेक्ट समझा जा रहा है और वो एंटी वॉर थे, इसलिए मार्को रूबियो मसलसल ऐसी स्टेटमेंट्स कह रहे हैं जो जेडी वैंस को कम अज़ कम पसंद नहीं आ रही होंगी। और मार्को रूबियो को भेजा तो गया है मशरक़ वस्ती में अरब ममालिक को, जो अरब एलाइज हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन को, ये रीएश्योर करने के लिए कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है। ऑफिशियल एजेंडा ये है कि उनको ब्रीफ करना है कि हमारी ईरान के साथ किस किस्म की नेगोशिएशंस हुई हैं, जो 14 नुकाती एमओयू है। लेकिन एजेंडा वो शेप क्या कर रहे हैं, वो दर हकीकत उस एमओयू को वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज पहली उनकी स्टेटमेंट उन्होंने जो दी वो ये थी कि ईरान को कभी भी ये इजाज़त नहीं मिल सकती कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर कोई टोल ले या किसी भी नाम से ले, अब वो ये कहते हैं फ़ी भी नहीं ले सकता।
हालांकि पांचवा या छठा पैराग्राफ ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का 14 नुकाती का कि 60 दिनों तक ईरान इसके ऊपर कोई फी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन 60 दिनों के टाइम पीरियड में ईरान और ओमान, ये इन राइटिंग है ब्लैक एंड वाइट में, कि ईरान और ओमान जो है वो आपस में सलाह मशवरा करेंगे अलॉन्ग विद द अदर लिटोरल स्टेट्स, जो साहिली रियासतें हैं। और वो साहिली रियासतें कौन सी हैं? वो कतर है, वो बहरीन है, वो कुवैत है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात है और वो सऊदी अरब है। और उसके नतीजे में वो एक मैकेनिज्म करेंगे कि वो किस तरह से फीस ले सकते हैं। तो मार्को रूबियो का एक एजेंडा ये है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और इन सबको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ईरान और ओमान का साथ नहीं देना। इन अदर वर्ड, जो चीज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मान ली गई है, अब इस डिप्लोमेसी के जरिए उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये ईरान पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं मार्को रूबियो। हालांकि जेडी वैंस जाहिर है ये नहीं करेंगे, बिकॉज उन्होंने वो एग्रीमेंट किया है, वो जेडी वैंस की टीम ने किया। दूसरा, मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दिया उसका ताल्लुक लेबनान से है। जो उन्होंने ये कहा है कि लेबनान से तो इसराइली फोर्सेस तभी विड्रॉ कर सकती हैं जब वहाँ से इसराइली डिफेंस, जो लेबनीज आर्म फोर्सेस हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए कि वो आके वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी सदर्न लेबनान में पूरी कर सकें। इन अदर वर्ड्स, वो आके हिजबुल्लाह का मामला संभाल लें, हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दें। अब जाहिर है ये मार्को रूबियो की खाम ख्याली है। मार्को रूबियो बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि ये चीज़ नहीं होने लगी। अभी गुज़श्ता 50 साल में तो कभी लेबनीज आर्म फोर्सेस या मिलिट्री इतनी तगड़ी हो नहीं सकी कि वो हिजबुल्लाह की को आके रिप्लेस कर दे। हिजबुल्लाह ही लड़ती है हमेशा इसराइल से, लेबनीज आर्मी तो लड़ नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो इसराइल के लिए स्पेस पैदा कर रहे हैं ताकि इसराइल को एक्सक्यूज़ मिले कि हमने विड्रॉ नहीं करना। अब इसराइल के अखबार के अंदर हेडलाइन लगी हुई है कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स ने कहा है कि हम तो बिल्कुल भी पार्शियल विड्रॉल भी नहीं कर रहे, खबर गलत है। ये खबर आई कहाँ से? ये खबर आई थी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इसराइलीज ने हमसे ये कमिट किया है कि वो लेबनान से इनिशली कम अज़ कम पार्शियल विड्रॉल करेंगे। अब इसराइल की हुकूमत कह रही है कि हम पार्शियल विड्रॉल भी नहीं करेंगे। अब मैं आखिरी आपको आइटम बताऊं कि मैंने पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक स्टोरी आपसे शेयर की थी न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें 20 घंटे हो गए उस बात को, जिसमें इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने मुहासरा कर लिया है, हज़ारों की तादाद में इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने सदर्न लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड टनल कंपाउंड का हर तरफ से मुहासरा कर लिया है। और हिजबुल्लाह के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो सरेंडर करें या मौत को वहाँ पे चूज़ कर लें या कुछ और करें, या वो देख रहे हैं कि ईरान किसी तरह से हमें सीज़ फायर दिला देगा। वो खासी डिटेल स्टोरी है। अली ताहिर एक रिज है पहाड़ी, जो कि बफोर्ट कासल के नीचे है। और इसराइली डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है कि ईरान के पैसे से हिजबुल्लाह ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट पे ये अंडरग्राउंड कंपाउंड बनाया था, जहाँ से हमारे ऊपर अटैक करते थे, ऑपरेशनली करते थे। लगता है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अब उनके हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई है कि वो जो मज़ीद एक्सक्यूज़ उनको देता है कि हम तो अभी यहाँ से लेबनान से नहीं निकल सकेंगे। और ईरान के लिए ये बड़ा प्रेशर है कि अगर वाकई ही एक कंपाउंड के अंदर सैकड़ों हिजबुल्लाह के फाइटर्स फंस गए हैं और इसराइली फोर्सेस ने उनका मुहासरा किया हुआ है, तो ईरान को कुछ करना होगा डिप्लोमेटिकली उनकी जान वहाँ से बचाने के लिए। ये एक पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।